आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो सब्सटेंस का होता है, हमें उसे निकालने के लिए उसका मास पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ओके, तो अब मास और ये वॉल्यूम, अगर ये इसके पास में हम लोग वॉल्यूम रख देते हैं तो हमारा डेंसिटी आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी? तो सबसे पहले मास का हमारा यूनिट जो होता है वो होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ओके, तो अब हम इसे इस तरह कर लेते हैं, केजी और ये ऊपर जाएगा तो मीटर -3, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। बात कर लेते हैं सीजीएस यूनिट की भी। सीजीएस यूनिट, तो ये वाली यूनिट में तुम्हारा केजी था, अब ये हो जाएगा हमारा ग्राम और इसमें मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस मिलते हैं। पहला केसेस, जैसे कि एक केस हमारा ये हो गया कि जो इक्वल मासेस होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर इक्वल मासेस हैं दो सब्सटेंस के, इक्वल मासेस हैं दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वो भी डिफरेंट होगा। ओके, इफ मास इज इक्वल और वो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस, मान लो कि ये ए का है ये बी का है, तो क्या होगा? वॉल्यूम भी इसका डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड केस। हमारा क्या कहता है? हमारा सेकंड केस ये है कि जो इक्वल वॉल्यूम होते हैं, और मान लो कि वॉल्यूम ये ए का है और ये वॉल्यूम बी का है। ओके, तो जो वॉल्यूम है, अगर ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी, तो क्या होगा? जो हमारा जो मास है वो भी अलग होगा, मास इज नॉट इक्वल। ओके, वैसे मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया है, ये तो वैसे तो बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे माइनर मिस्टेक ये होता है कि हम ग्राम और सेंटीमीटर को मिलाते नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे केजी होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो क्या होता है? आंसर जो होता है हमारा गलत आता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो एसआई यूनिट है वो फिक्स होनी चाहिए, या तो सीजीएस में हो या तो एसआई में हो। तो हमारी तो ये फिक्स है ग्राम और सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसकी डेंसिटी हमें निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो हमारा मास दिया है 210 और ये हमारा दिया है वन साइड। ओके, तो ये क्या दिया? वॉल्यूम नहीं दिया हमारा, ये हमारा एक क्यूब है, दिस इज वन क्यूब। तो ये क्यूब का हमको बस एक साइड दिया 3 सेंटीमीटर, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जो दिया होगा, मान लो कि ये हमारा ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का? ये वन साइड अगर ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए इंटू ए। तो ये हमारा वन साइड 3 दिया है, तो हमें 3 का क्यूब करना होगा। तो 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27। ओके, तो अब ये तो हमारा हो गया, ये 27 आ गया। तो अब हमें इसे पुट करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास में 210 और ये वन साइड 3 है, तो हमने इसका क्यूब किया 27, इसका वॉल्यूम हो गया, इस पे पुट कर देना है। तो अब हमारी जो आई वैल्यू 7.78 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम सेंटीमीटर -3 इतना आएगा। क्यों? ये हमारी सीजीएस यूनिट है। ओके, सीजीएस यूनिट, ऐसा नहीं है केजी के साथ सेंटीमीटर लगा दिया या फिर मीटर के साथ केजी लगा, ग्राम लगा दिया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेसल्स फॉर द मेजरिंग वॉल्यूम। तो अभी हमारे 3 वेसल्स हैं जो कि काम करता है क्या? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा मेजरिंग सिलेंडर, फिर उसके बाद हो गया मेजरिंग बीकर, और उसके बाद यहाँ पे मेन एक आता है यूरेका कैन। तो यूरेका कैन क्या? यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनेशन पूछ सकता है ये कि स्पाउट किसे बोलते हैं। ओके, स्पाउट याद कर लो, स्पाउट। देखो, ये बीकर होता है ना, उसके साइड में एक ओपनिंग होती है माउथ के पास में, उसे हम लोग स्पाउट बोलते हैं। ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लो। देखो, जैसे कि ये हमारा हो गया बीकर, यहाँ पे ये ऐसे होगा। तो अब इसका एक क्या काम रहेगा? ये हो गया हमारा स्पाउट, ये हमारा बीकर है। ओके, तो इस स्पाउट का क्या काम होगा? आप अपने से सोचो, ये जब पानी इस तरह भरा जाएगा, मान लो कि ये पानी हमने भर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही पानी यहाँ पे आएगा तो पानी गिरने लगेगा,
और यहाँ का हमने कुछ फिक्स कर दिया, मान लो यहाँ पे 50 ml है। ओके, तो हमें पता चलेगा 50 ml इसमें वाटर है, इससे जैसे ही ज़्यादा वो पानी गिर जाएगा तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा। अब मैं फिर से इसकी एक बार डिफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। जो बीकर होता है उसके साइड में एक ओपनिंग होती है माउथ के पास में, उसे हम लोग स्पाउट बोलते हैं। मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी रिपीट करता हूँ। अ बीकर विद अ साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ विच इज नोन एज, तो ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं इसका नाम है डेंसिटी बॉटल। तो इसका काम क्या होता है? देखो, जो डेंसिटी बॉटल होता है, मान लो कि 50 ml का जो वॉल्यूम है वो इसे कवर करेगा, ठीक है। ये क्या करता है ना, डिटरमाइन करता है किसको, डेंसिटी को। तो जब ये स्टॉपर यहाँ लगा होता है, तो जैसे ही पानी ज्यादा होता है यहाँ से पानी गिरने लगता है इस होल के द्वारा, ठीक है। तो इसे हम लोग डेंसिटी बॉटल बोलते हैं। डेंसिटी बॉटल को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। ओके, तो अब ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, इसे हम लोग आरडी भी बोलते हैं। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो इस तरह की जो रेशियो होता है डेंसिटी का, रेशियो ऑफ डेंसिटी अपॉन रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया। अब यहाँ पे किसकी डेंसिटी, कोई भी सब्सटेंस, इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे हमने, ये हमारा आरडी का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो समझ लो, मैं इसे डिफाइन करता हूँ। द रेशियो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ वाटर। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला यही होता है हमारा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन रेशियो डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बात कर लेते हैं, इसका एक और डिफिनेशन होता है, ठीक है। एक डिफिनेशन ये हो गया, हमारा अगला डिफिनेशन ये होगा, जो रेशियो है, जो रेशियो होता है मास का, द रेशियो ऑफ द मास of any volume of a substance to the mass of any equal volume of a water. Okay, the ratio density of a substance is also defined as the ratio of a mass of a volume of the substance to the mass of equal volume of a water. अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो रेशियो यूनिट है नो यूनिट। जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एक शब्द आ रहा है, ठीक है, डेंसिटी एक वर्ड आ रहा है। तो डेंसिटी में हमने इसकी एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी, एसआई यूनिट हमारी केजी मीटर माइनस 3। मान लो कि कुछ भी आ गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे 5 हमने ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, और यहाँ पे हमने केजी मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसका है नहीं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस 5 हो गया और इसका 6 हो गया, तो क्या होगा, ये तो ये कट जाएगा, तो 5/6, तो क्या होगा, इसके पास तो कोई यूनिट है नहीं, सो इसके पास यूनिट नहीं होता। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, अब हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी ऑफ आयरन दी हुई है और डेंसिटी ऑफ वाटर इतना दी हुई है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है ऑफ आयरन, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे सब्सटेंस की है, ये वाटर की तो है ही है। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ आयरन लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ आयरन, ये हमारा हो गया वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 7.8। यहाँ पे हमें ये भी लिखना है, ग्राम सेंटीमीटर -3। यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर -3। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से इतना हट गया, तो हमारे पास क्या होगा 7.8। अब देख सकते हैं लास्ट में कोई भी बचा नहीं है, तो इससे ये हो जाता है कि इसके पास कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। मैंने यहाँ पे आपको समझाया क्योंकि दोनों में डेंसिटी पूछा है, ठीक है, और रेशियो ऑफ डेंसिटी, सो डेंसिटी से डेंसिटी उसका सही यूनिट कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन डिफरेंट स्टेट। तो हमने जो मॉलिक्यूलर मॉडल में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो सॉलिड है उसमें जो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो क्लोजली पैक होने के कारण क्या होता है, जो सॉलिड में हमारा जिसमें ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो सॉलिड जो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है और गैस में सबसे कम है, एज कंपेरिजन टू बोथ लिक्विड एंड सॉलिड।
ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोटेशन एंड sinking, फ्लोटेशन एंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग कुछ भी। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमने एक कॉर्क लिया, कॉर्क, ओके, मान लो लकड़ी टाइप का कुछ इतना सा है, और एक हमने ले लिया आयरन नेल, तो हमने क्या किया, एक कॉर्क ऐसा है और एक आयरन नेल ऐसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को पानी में ऐसे डाल दिया, ऐसे पानी में, तो क्या होगा, जो कॉर्क है, कॉर्क क्या करेगा, वो डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा, ऐसे फ्लोट करेगा, और जो नेल होगा ये सिंक कर गया, सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, और फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डेंसिटी है कॉर्क का वो की कम है, किसमें डूबा है, पानी में। जब भी, बस ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, जब भी डेंसिटी, किसी भी डेंसिटी जब वो फ्लोट करेगा तभी फ्लोट करेगा जब उसकी जो डेंसिटी है कम रहेगी अपोजिट सब्सटेंस से, ठीक है। अब जैसे नेल है, नेल के पास ज्यादा डेंसिटी है, वाटर के पास कम है तो वाटर में डूब गया, और इसके पास भी कम होता है ये भी सिंक करता, फ्लोट करता, और इसके पास कम है डेंसिटी वाटर से तो ये फ्लोट कर रहा है, बस इतना सा फंडा है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहते हैं, देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करती हैं, दो फोर्सेस। अब मान लो ये मार्कर है, तो मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया इस तरह और एक फोर्स इस तरह लगाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इधर से भी फोर्स हो रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। उसी तरह जब मान लो कि ये हमारा एक पानी है, ठीक है, एक टब में हमारा एक पानी, तो हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे मान लो कि मैंने कॉर्क है, ठीक है, कॉर्क को डाल दिया, तो क्या होगा, एक तो हमारा ये पहला फोर्स, ठीक है, ये लगेगा और एक ये लगेगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा क्या है। तो देखो, जो सबसे पहला ये जो नीचे की तरफ लगेगा, ये तो इस बॉडी का वेट होगा, वेट, ठीक है। अब नीचे से, ये यहाँ पे एक नई चीज है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो नीचे से फोर्स लगती है उसे हम लोग बायोन फोर्स बोलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो एक फोर्स ऊपर से आता है, ऐसा लगता है प्रेशर दे दिया, तो कुछ नहीं होता, ये अपथ्रस्ट होता है, इसे हम लोग बायोन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये इसी पर डिपेंड करता है। अगर अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तो फ्लोट करेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे पानी है, मैंने इस तरह इसको डाल दिया, ठीक है। अगर इसका जो अंदर से मान लो कोई जानवर आ रहा है, और अगर हम अपनी जनरल भाषा में देखें तो अगर मैं यहाँ से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे से जाएगा, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर फोर्स है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह, तो अगर क्या होगा, अगर नीचे का फोर्स ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, फ्लोट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर नीचे वाला फोर्स, अगर ये ऊपर से जो फोर्स आ रहा है ये अगर अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे नीचे सिंक कर जाएगा, बस यही मैटर। नेल वाले केस में क्या हुआ था, जो अपथ्रस्ट था, मान लो कि यहाँ पे एक नेल है, ठीक है, और यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये पानी है, तो यहाँ से जो फोर्स लगा था वो क्या हुआ, वो कम था, किसके बजाय, ये इसके वेट के कारण, तो इसी को वो सिंक होगा, ठीक है। ये बहुत आगे भी काम आएंगे, ये जो टॉपिक है अब इसी के ऊपर हमारे सारे आगे के टॉपिक डिपेंड है। तो सबसे हमारे पास 3 केस हैं, ओके, इसके ऊपर हमारे पास 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस हमारी ये है, जो वेट है जो बॉडी का, वही मैंने आपको सोचा, वेट इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स, यहाँ पे इस तरह, तो क्या होगा, अब हम जनरल भाषा में देखें तो अगर वेट ज्यादा होगा किसी बॉडी का उसके बायोन फोर्स से नीचे लगने वाले भार से, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। मान लो यही है, मैंने इसको इस तरह किया तो नीचे से अगर भार है नहीं तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर होगा तो ऊपर इस तरह कर देगा। उसी तरह से क्या होगा, सिंक हो जाएगा, सिंक मतलब कि डूबना। अब सेकंड केस हमारा आ जाता है, जो वेट है बॉडी का वो क्या है, इक्वल है बॉयन फोर्स के, तब क्या होगा, ओके। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे रहेगा, यहाँ पे पार्शियल, मान लो यहाँ पे पानी है तो ये क्या है, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और पहले केस में इस तरह होगा, यहाँ पे होगा,
यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बहुत कम है, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, इस तरह इक्वल रहेगा। बात कर लेते हैं हमारे थर्ड केस के। वन बायन फोर्स इज, इस तरह लिखता हूँ, ये वेट हो गया, बायन फोर्स इज ग्रेटर, तो क्या हो गया, फ्लोट होगा। फ्लोट का मतलब ऐसे है, तो ये आधा इधर निकल गया, यहाँ से फोर्स लगा, यहाँ से फोर्स लगा, तो ये हमारा कम पड़ गया, तो ये ऊपर चला गया। ओके, और इसी की वजह से जब डेंसिटी किसी भी बॉडी का जब ज्यादा हो जाता है तो वो सिंक हो जाता है, अगर कम रहेगा तो फ्लोट करेगा। बस हमें एक लाइन की कॉन्सेप्ट याद करना है, जैसे कि if the density is less it will float, if the density is more than the water then it will sink। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अभी पूरे एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसका क्या फंडा है, देखो मान लो कि एक बाल्टी है, तो हमने इस तरफ कुछ डाल दिया, ठीक है, जा रहा है, देखो तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे डाला, तो ये इसमें डालेंगे तो इसका जब वो जगह घेरेगा तो इसमें से कुछ पानी डिस्प्लेस हो गया, इसमें से नीचे गिर जाएगा फर्श पे। तो जितना हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जितना डिस्प्लेस होकर लिक्विड गिरेगा वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर हो गया। ओके, सो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद जितना भी पानी नीचे गिरा तो किसके वेट के बराबर होगा, जो हमने सब्सटेंस यहाँ पे डाला था उसी के वेट के बराबर होगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं फ्लोटेशन की, क्या क्या एप्लीकेशन हैं। ओके, तो एप्लीकेशन में हम लोग पहले आयरन शिप के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो आयरन शिप किस चीज से बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ठीक है। आयरन शिप जो हमारी है, जो शिप है आप पिक्चर में देख सकते हैं, और जो नेल है हमारी ऐसी होती है, ठीक है, नेल ये भी तो आयरन की बनी होती है। तो ये हमारी बोट है, बोट भी आयरन की बनी होती है। तो ऐसा क्या है कि जो बोट होती है पानी में, देखो बोट तो फ्लोट करके जाती है, जो आयरन हम पानी में डालते हैं तो डूब जाता है। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट जो डेंसिटी होता है आयरन का वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। तो इससे क्या होगा, इसमें डूब जाएगा, बस काम खत्म। और जो बोट होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है पानी के मुकाबले, तो इस पर फ्लोट करता है। ऐसा क्यों, तभी तो ये आयरन से बना है, क्योंकि शिप फूला हुआ हॉलो होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसलिए तो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। तो हमने पढ़ा पीछे कि सॉलिड में क्या होता है, लूजली पैक्ड होने के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे तो लूजली पैक है नहीं, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ की डेंसिटी है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये क्या होगा, हमारा फ्लोट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लोटेशन ऑफ मैन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि सी वाटर जो होता है उसमें हम लोग को थोड़ा आराम रहता है स्विमिंग करने में एज कम्पेयर टू रिवर। स्विमिंग करेंगे वाटर में और क्या करेंगे, तो ऐसा क्यों होता है, तो जो हमारा सी रहता है उसमें हमने पढ़ा है वहाँ पे सॉल्ट होता है, ठीक है, इसमें होता है सॉल्ट। सॉल्ट के होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमने तो पढ़ा था कि जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो डूब सिंक होने लगता है कोई भी सब्सटेंस, तो हम लोग उसमें तो डूब जाएंगे नहीं, क्योंकि सी की डेंसिटी ज्यादा हुई है, सब्सटेंस की थोड़ी हुई है, हमारी डेंसिटी तो उतनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, हम इसमें फ्लोट कर पाते हैं। और रिवर की डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर रिवर की डेंसिटी कम हो गई और हमारी डेंसिटी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हम लोग उसमें सिंक कर जाएंगे। अब ये क्या है, फ्लोटेशन ऑफ आइस। देखो फ्लोटेशन ऑफ आइस, आइस वाटर, आइस ऑन वाटर, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है। तो मान लो कि फ्लोटेशन ऑफ आइस कैसे होता है, जब आइस को हम लोग पानी में डालेंगे, ऐसे हम लोग आइस को पानी में ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, हमने आइस को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, ये 1/10 पार्ट क्या हुआ, पानी के ऊपर रहेगा, और 9/10 पार्ट पानी के नीचे, ठीक है, पानी के नीचे। 1/10 पार्ट पानी के ऊपर और 9/10 पार्ट पानी के नीचे। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये रहा कि जब शिप्स जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 1/10 पार्ट
पता चलता है, मतलब 10 में से सिर्फ एक भाग। तो क्या होता है, जो शिप ड्राइवर होता है उसे पता नहीं चलता कि नीचे कितना आइसबर्ग है या आइस है ऐसे करके, और नीचे तो 9/10 इसी तरह टाइटेनिक फ्लॉप हुआ था। तो ये एक रीजन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबमराइन की। सबमराइन सबमराइन इसका क्या है कॉन्सेप्ट, देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है सबमराइन का। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो किसी भी चीज की हमें अगर डेंसिटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, उसे लूजली पैक कर देते हैं, ठीक है, उसका मास बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है हमारी डेंसिटी जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर हमें इसका अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो पक्का है कि ये तो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो सबमराइन को तो अंदर भी जाना होता है और आगे ऊपर भी जाना होता है। तो इसकी वजह से क्या करती है, जो सबमराइन होती है, यहाँ पे एक वाटर टैंक मतलब इसका एक सिस्टम होता है। मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। क्या करती है, जब इसे अगर नीचे जाना हो तो क्या करेगी, वाटर टैंक को यहाँ से मतलब कुछ ऑप्शन होगा तो ये पूरा पानी इसके अंदर आ जाएगा, इतना वाटर टैंक है, इधर से भी इसमें भर जाएगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ से बढ़ जाएगा तो डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर इसे ऊपर जाना हो तो क्या करेगी, यहाँ से पूरा पानी को रिलीज कर देगी, तो इसका डेंसिटी कम होगा, सीधे ऊपर आ जाएगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है, ओके। अब वेल का भी वही फंडा सबमराइन की तरह, बस इसमें एक स्विम ब्लैडर होता है, वेल के अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है। तो स्विम ब्लैडर वही काम करता है, अगर इसे नीचे जाना हो तो इसके अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, और अगर इसे ऊपर आना हो वेल को तो क्या होगा, पानी रिलीज कर देगा तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई तो नीचे जाएगा, डेंसिटी कम हो गई ऊपर आ जाएगा। बलून का क्या है, बलून के अंदर जो ऊपर बलून जाने वाले होते हैं उसमें हम लोग हीलियम गैस भरते हैं। ऐसा क्यों, हीलियम गैस भरते हैं तभी ये ऊपर जाता है, ठीक है, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो जो हीलियम या फिर हाइड्रोजन गैस है, हीलियम या हाइड्रोजन गैस है, तो ये क्या करता है, ये एयर से, इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर से कम होती है, ओके। पहले हम लोग पानी से खेल रहे थे, अब हम लोग एयर से खेलेंगे। तो जो हीलियम या हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है एयर से जो कम होती है, तो इसलिए ऊपर जाता है। लेकिन कुछ समय तक ये क्या हमेशा ऊपर जाता रहेगा, नहीं, एक टाइम आएगा जहाँ पे दोनों की जो डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे बलून डूब जाएगा, ओके। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। जय हिंद।